हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरांडा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और साथियों मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन में, जो मैं प्रीवियस 2 सेशन से आपको बता रहा हूं कि भाई ये एक ऐसा मोमेंट आएगा जब तीन महान साम्राज्य एक दूसरे से ऐसे भिड़ेंगे कि वो जो भिड़ना होगा कहीं ना कहीं वही उनके बर्बादी और वही उनके पावर खोने का कारण होगा। और वो जो इवेंट होता है उसे हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और ये एक ऐसा स्ट्रगल था जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए नहीं चला। ये सालों साल चलते रहा, दशकों तक चलते रहा। और ये ऐसा स्ट्रगल था जिसमें कभी गुर्जर प्रतिहार जीतता, जिसमें कभी राष्ट्रकूटा जीतता, जिसमें कभी पालार साम्राज्य जीतता। और ये जब एक दूसरे को हराते जा रहे थे उस पर्टिकुलर समय पे ये अपने पावर को इरोड करते जा रहे थे। एक को लगा कि वो जीत चुका, जबकि असल में सिचुएशन क्या था कि अगले को वो और ज्यादा पावरफुल होने पे मजबूर कर रहा था, ताकि अगला जब और पावरफुल होगा तो वो हमला करेगा इस पे और ये हारेगा, फिर इसकी बर्बादी होगी, ये और ज्यादा पावरफुल होने का प्रयास करेगा, फिर वापस से ये हमला करेगा और वो हारेगा और उसकी बर्बादी होगी, फिर वो और ज्यादा पावरफुल होने का प्रयास करेगा, फिर हमला करेगा और इसकी हार होगी। ये जो साइकिल है ना, एक दूसरे के ऊपर हमला करना, हारना, जीतना, हारना, जीतना, ये इतने दशकों तक चलते रहा कि वो चीजें कहीं ना कहीं इन साम्राज्यों के पावर को इरोड कर दी। एंड यही आज हम इस सेशन के अंदर जानने का प्रयास करेंगे साथियों। एंड इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट से आप कभी मिस ना करें, तो इसीलिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस सेशन का नाम रहेगा द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में हम क्या देखते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो डायनेस्टीज हैं, कौन से डायनेस्टीज हैं? 3 डायनेस्टीज है, द गुर्जर प्रतिहार, द राष्ट्रकूटास एंड द पाला एम्पायर। ये तीनों किसके लिए लड़ते रहते हैं? द कन्नौज एरिया। अब ये तीनों भी जब कन्नौज एरिया के लिए लड़ते हैं तो ये क्यों लड़ते हैं? तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो लगभग 750 एडी के अंदर आया, मतलब 730 750 एडी। राष्ट्रकूटास लगभग 750 एडी। पाला एम्पायर लगभग 750 एडी। और ये जो डायनेस्टीज हैं ये लगभग 300 साल, 250-300 साल से ज्यादा ही रूल कर रहे हैं। तो इन 250-300 सालों में आपने देखा होगा कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ये चीज बताया कि भाई एक जो राजा थे गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोजा, उनका एक कैपिटल था कन्नौज। लेकिन हम देखते हैं कि भाई राष्ट्रकूटा साम्राज्य का भी कैपिटल कन्नौज ही था एक टाइम पे। मतलब मानेकखेड़ा तो था लेकिन उनका जो कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस था वो कन्नौज पे भी था। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये दोनों लड़ रहे थे। और एक टाइम पे गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहा था, एक टाइम पे पाला रूल कर रहा था, एक टाइम पे राष्ट्रकूटा रूल कर रहा था। तो ये लोग भाई असल मायने में इस कन्नौज वाले क्षेत्र के लिए ये लड़ाई कर ही क्यों रहे हैं? है क्या इंपॉर्टेंट, क्या है कन्नौज इतना इनके लिए? तो ये जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये होता है कि ये जो क्षेत्र होता है ना, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये सबसे पहले रिसोर्स वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये रिसोर्सफुल क्षेत्र है। आपको यहाँ पे बहुत सारा आयरन मिलेगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मिलेगा, फर्टाइल लैंड्स मिलेंगे, एंड दैट इज वाई लोगों को ये एरिया चाहिए था। दूसरा ये था कि ये जो रीजन है ना, इट वाज ऑफ प्राइड। कहा जाता था कि जिसने भी ये एरिया को कंट्रोल किया वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो दूसरे, मतलब वो महान राजा कहलाएगा या महान सम्राट कहलाएगा। क्योंकि ऐतिहासिक रूप में आप देखिए, जो मौर्यन साम्राज्य था उसका कैपिटल क्या? पाटलिपुत्र। जब हम गुप्तास की बात करते हैं उन्होंने भी नॉर्थ इंडिया के अंदर रूल किया। हर्षवर्धन की बात करते हैं उन्होंने भी नॉर्थ इंडिया के अंदर रूल किया। तो जाहिर सी बात है द कंट्रोल ओवर दिस एरिया, इट वाज अ शो ऑफ प्रेस्टीज। इन तीनों डायनेस्टीज को इस एरिया के अंदर कंट्रोल इसके लिए करना था क्योंकि इसके वजह से कहीं ना कहीं उनका प्राइड और प्रेस्टीज क्या होगा? बढ़ जाएगा। एंड दैट इज वाई इनको ये एरिया चाहिए था। रिसोर्सफुल एरिया अगला था। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इन बाकी के एरियाज में बहुत ज्यादा
वीक रूलर्स थे और इन एरियाज के अंदर भी वीक रूलर्स थे, दैट इज वाई इनको बस कंट्रोल करना था उन एरियाज को। तो ये अलग अलग कारणों के वजह से ये तीनों एम्पायर्स क्या कर गए, भिड़ गए। अब जब ये तीनों एम्पायर्स भिड़ गए और मैंने आपको ये चीज बोला कि एक बार भाई गुर्जर प्रतिहार ने इसके ऊपर जीत हासिल करी, एक बार राष्ट्रकूटाज ने जीत हासिल करी, एक बार पालाज ने जीत हासिल करी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों ने एक ही टाइम पे जीत हासिल करी होगी, नहीं। पहले स्टेज में मतलब पहले समय पे किसी ने की होगी, दूसरे समय पे किसी ने की होगी। तो ये जो चीजें है ना, ये जो जीत हासिल करने वाला जो फैक्टर है वो हमें क्या बताता है कि इसको हम अलग अलग स्टेजेस के अंदर समझ सकते हैं। और इस सेशन में हम वही स्टेजेस के बारे में जानेंगे कि भाई पहले स्टेज में, पहले इस कॉन्फ्लिक्ट वाले स्टेज में किसने यहाँ पर जीत हासिल करी और वो कैसे यहाँ पे जीत हासिल करी, दूसरे स्टेज में कैसे जीत हासिल करेगी, वही चीज हम आज के इस सेशन के अंदर जानने का प्रयास करेंगे साथियों। तो अब जब हम इसी चीज की बात करते हैं, ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है इसको हम कहीं ना कहीं कन्नौज ट्रायंगल का भी नाम देते हैं। कन्नौज ट्रायंगल का, क्यों कन्नौज ट्रायंगल का? क्योंकि ये एरिया कन्नौज के लिए, ये कन्नौज के लिए तो लड़ा जा रहा था। आप यहाँ पर देखोगे एक टाइम पे गुर्जर प्रतिहार ये वाले, एक टाइम पे राष्ट्रकूटास, एक टाइम पे पालास, यही रूल कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी देयर। अब जब हम यहाँ पे इन रूलर्स की बात करें तो हमें ये चीज पता है, मैंने वही चीज अभी आपको प्रीवियस 2 सेशंस के अंदर बताया कि भाई ये जो डायनेस्टीज थी, इन डायनेस्टीज को बनाया किसने? ये जो डायनेस्टीज हैं, इन डायनेस्टीज के ऊपर जो काम है, मतलब ये जो डायनेस्टीज है उनका पावर कैसे आगे बढ़ा, ये भी चीज हमने जाना। और वही चीजों के अंदर जब हम देखें अब कि भाई कन्नौज के अंदर जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट के जो स्टेजेस हैं वो किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज रहेगा, दैट इज जब हम पहले स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज फर्स्ट फेज की बात करें, तो इस फर्स्ट फेज में आप क्या देख सकते हैं कि क्या होता है, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल जो कि पाला डायनेस्टी के थे, 770 एडी में ही वॉज डिफीटेड बाय हुम, वत्स राजा, वत्स राजा जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे, और गुर्जर प्रतिहार ही वॉज डिफीटेड बाय द ध्रुवा दैट इज द राष्ट्रकूटा रूलर। सो इनिशियली कंट्रोल किसका था उस क्षेत्र के अंदर कन्नौज के ऊपर? इनिशियली कंट्रोल पालास का था, और पालास के अंदर भी किसका कंट्रोल था? इट इज गोइंग टू बी द धर्मपाल, दैट इज जिन्होंने रूल किया 770 एडी से लेके 810 एडी तक। And initially he was successful in winning the Kannauj, and he installed a nominee named Chakrayuddha in the Kannauj. But soon he was defeated by Vatsaraja and Prayag and had to submit his western territories. तो मतलब पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कन्नौज ट्रायंगल में, इस कन्नौज ट्रायंगल में आप देखेंगे पालास का कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति डिफीट हुए वत्सराज से, उन्होंने यहां से क्या किया, अपने पूरे वेस्टर्न पार्ट को दे दिया किसको? गुर्जर प्रतिहार, दैट इज वत्सराज को इन्होंने वेस्टर्न पार्ट दे दिया। अब वत्सराज इन्होंने कौन सा टाइटल लिया? इन्होंने टाइटल लिया राणा हस्तिन का आफ्टर विनिंग कन्नौज। अब ये चीज एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वत्सराज ही ऑल्सो लेड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट धर्मपाल, ठीक है, जो कि पाला रूलर थे, एंड along with his general Durlabh Chauhan, according to Radhanpur plate inscription and Prithviraj Vijaya, which was written by Jayanayaka, and he checked the expansion of Arabs and extended his empire in Bihar. जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, वत्सराज की, तो वत्सराज के बारे में हम क्या जनरली जानते हैं कि एक तो हमें ये चीज पता है कि इन्होंने क्या किया, धर्मपाल को डिफीट किया, लेकिन गुर्जर प्रतिहार का डायनेस्टी हमें क्या पता है कि इट इज गोइंग टू बी वेस्टर्न एरियाज के अंदर इन लोगों का डायनेस्टी होगा। अब जब वेस्टर्न एरियाज में इनका डायनेस्टी था, यहाँ पर देखिए इतना इनका एरिया है, दैट इज सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका एरिया जो है पूरा इस साइड तक आएगा, मतलब जो इंडिया का बॉर्डरिंग एरियाज है उस साइड तक जाएगा। अब उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 712 एडी के अंदर जो अरब्स थे ना, उन्होंने भारत के अंदर इन्वेड किया था, जिसमें सबसे पहला जो इन्वेजन था इट वाज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। ये जो व्यक्ति था ये अरब था, और इसने कहां पर इन्वेड किया? सिंध वाले एरिया के अंदर इन्वेड किया, सिंध में। जब इसने सिंध में इन्वेड किया था
तो इसको देखा देखी बाद में क्या हो गया कि बहुत सारे अरब इन्वेजन्स होने लग गए थे, लेकिन वत्सराज ने क्या किया, इन अरब इन्वेजन्स को रोका। एंड अरब्स कभी मेनलैंड इंडिया में आ ही नहीं सके, वो सिंध के अंदर ही लोकेटेड हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस चीज को रोका। एंड उसके बाद इन्होंने एम्पायर को और ज्यादा बिहार की तरफ एक्सटेंड किया। मतलब जो मैंने आपको वही बताया, धर्मपाल ने हारने के बाद वो एरियाज तो दे ही दिए और फिर और ज्यादा एक्सटेंड किया। लेकिन वत्सराज के बाद, ठीक है, वत्सराज के बाद क्या हो गया, ध्रुवा जो मेन वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स थे ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जो कि मान्यखेटा में था, डेक्कन में था, ध्रुवा ने क्या किया, इन्होंने वत्सराज को डिफीट किया और यहाँ पर इन्होंने कन्नौज को अपने क्षेत्र में ले लिया। एंड द राष्ट्रकूटास, ये जो कन्नौज वाला क्षेत्र था उसको ज्यादा टाइम तक ये कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूटास का एरिया कहाँ पर है, राष्ट्रकूटास का एरिया अगर आप देखेंगे तो ये साउथ मतलब डेक्कन वाले एरिया के अंदर है। तो अगर ये लोग ज्यादा ध्यान नॉर्थ इंडिया में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में और डेक्कन में क्या हो जाएगा कि जो दूसरे लोग हैं ना वो क्या कर जाएंगे, यहाँ पे विद्रोह वगैरह कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो ध्रुवा हैं वो ज़्यादा समय तक अपना नॉर्थ इंडिया के अंदर ये कब्जा रख नहीं सके, एंड ही हैड टू फोकस बैक ऑन द डेक्कन। एंड जब इन्होंने डेक्कन के अंदर फोकस किया तो वापस से क्या हो गया कि ये जो एरिया है ना इनसे ले लिया गया। ठीक है, अब क्या हो गया, जब हम फेज 2 की बात करें तो यहाँ पर धर्मपाल, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए धर्मपाल हैं, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ ध्रुवा, धर्मपाल recaptured कन्नौज and titled himself उत्तरपथा स्वामी। अब क्या हो गया, ये वाला तो था ही, धर्मपाल ने वत्सराज से हारे, वत्सराज ध्रुवा से हारे। ध्रुवा के साउथ जाने के बाद तो तुरंत क्या हो गया, धर्मपाल ने वापस से उस एरिया को कब्जा कर लिया, दैट इज कन्नौज वाले एरिया को कब्जा कर लिया। एंड उन्होंने वापस से चक्र युद्ध को वहां पे डाला, ठीक है, मतलब वहां पे प्लेस किया। लेकिन इनके जस्ट बाद क्या हो गया, नागभट्टा टू जो वहां पे गुर्जर प्रतिहार के राजा बने, इन्होंने क्या किया, कन्नौज को हमला किया। एंड हमला करने के बाद वहां पे जो चक्र युद्ध जिसको धर्मपाल ने बिठाया था एज ए रूलर, चक्र युद्ध को क्या किया, हराया और उसे अपना फ्यूडेटरी बना दिया, और चक्र युद्ध के द्वारा ही started ruling, that is Gurjar Pratihar started ruling, and this started another phase of conflict with Palas where he defeated them in Munger. However, this conflict left him weaker, and in a repeat of history Rashtrakuta king Govinda III attacked him and took Kannauj back. तो मतलब जैसे ही यहाँ पर नागभट्टा टू ने कन्नौज के ऊपर कब्जा करके चक्र युद्ध को अपना फ्यूडेटरी बनाया, इनका पालास के ऊपर गुस्सा बढ़ चुका था। तो ये पालास के साथ जब जंग लड़ रहे थे तो उस जंग में ये जीत तो रहे थे लेकिन ये कमजोर भी हो रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जंग में जीतने के बावजूद भी आपके लॉसेस होते हैं। एंड उसी चीज का फायदा उठा के गोविंदा III जो कि इनके रूलर थे, ठीक है, दैट इज राष्ट्रकूटा रूलर, उन्होंने हमला कर दिया। एंड यहाँ पर गोविंदा ने जब इनको हराया तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने कन्नौज को इन्होंने कब्जा कर लिया गोविंदा III ने। लेकिन यहाँ पर गोविंदा III तब तक रूल कर रहे थे, लेकिन जब तक गोविंदा III का यहाँ पे डेथ नहीं हुआ तब तक नागभट्टा टू वापस से कन्नौज के ऊपर जीत नहीं पाए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू संजन प्लेट इंस्क्रिप्शन हिज एम्पायर रीच टिल द हिमालयाज, मतलब गोविंदा III का देखो कितना बड़ा, कितना पावरफुल रूलर है ये। मतलब ध्रुवा के बाद ये एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने इतना बड़ा एक्सपेंशन यहाँ पे किया। एंड ये जो एक्सपेंशन है ये कहते हैं एंड ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना साथियों, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर द स्टेट एग्जामिनेशंस एंड द अदर एग्जामिनेशंस आल्सो। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो संजन प्लेट इंस्क्रिप्शन के हिसाब से इनका जो हिमालयाज की तरफ भी था, एंड नसारी रिकॉर्ड स्टेट्स दैट he then humbled Pallavas, Eastern Chalukyas and the Chera rulers also। मतलब इन्होंने क्या किया, डिफीट किया पल्लवा रूलर्स को, ईस्टर्न चालुक्यास को एंड चेरा रूलर्स को। चेरा रूलर्स जो हैं वो दक्षिण भारत में केरला के अंदर रूल करते हैं, दैट इज केरला वाले क्षेत्र के अंदर देयर वाज दी चेला रूलर्स। उस टाइम पे आपने सुना ही रहेगा चेरास, चोलास एंड पंड्यास। अब जैसे ही ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, मतलब दो फेजेस यहाँ पे जब हमने देखा
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि देवपाल, ठीक है, देन महेंद्रपाल, देन मिहिर भोजा एंड देन राष्ट्रकूटास। ये जो स्ट्रगल था ना, ये स्ट्रगल कंटिन्यूटी में चलते चले गया, क्योंकि हमने क्या देखा, मिहिर भोजा वो व्यक्ति थे जिन्होंने वापस से कन्नौज के ऊपर कब्जा किया। देन वापस से राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया। अब ये जो कब्जा वगैरह चल रहा था, ये जो साइकिल था, इट जस्ट हैपेंड एंड हैपेंड एंड हैपेंड, एंड यही साइकिल का एक परिणाम था कि ये लोग जो हैं ये अपने पावर में कम हो रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो पाला के अंदर देयर वाज द देवपाल। देवपाल ने क्या किया, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर प्रयोगित दैट इज असम एंड उत्कला दैट इज ओडिशा। मतलब देख रहे हैं आप, देवपाल ने कितना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। मतलब ये जो असम और ओडिशा वाला एरिया था, ये कहीं ना कहीं पालास के कंट्रोल के अंदर आता था, पालास के इन्फ्लुएंस वाले क्षेत्र के अंदर आता था। येट दिस पर्सन मैनेज्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ दोज एरियाज। इसके बाद जो वज्रदत्ता थे, ठीक है, इन वज्रदत्ता ये इनके कोर्ट में थे और ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बाद जो दूसरे रूलर थे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने वापस से जो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर अपना इन्होंने कब्जा जमाया। व्हेन वी टॉक अबाउट गुर्जर प्रतिहार, तो यहाँ पर मिहिर, अच्छा ये मैंने पालास के, ये पालास के ही हैं, ठीक है। देन मिहिर भोज की जब हम बात करें, मिहिर भोजा के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर भी बात किया है कि जिन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका नाम था आदि वरहा, ठीक है, आदि वरहा का टाइटल लिया गया था इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड द ग्रेटेस्ट रूलर इनको कहा जाता है ऑफ प्रतिहारास, एंड इन्होंने कन्नौज को रिकवर किया क्योंकि ये कन्नौज इनके फादर साहब जो थे रामभद्रा, उन्होंने अगेन कॉन्फ्लिक्ट में हार दिए थे, तो इन्होंने कंटिन्यू किया। एंड ही ऑल्सो कंटिन्यूड हिज कॉन्फ्लिक्ट विद देवपाला एंड ध्रुवा टू। ध्रुवा टू भी जो थे, ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर, जिन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन के ऊपर फोकस किया। अब यहाँ पर एक कहा जाता है कि जैसे जो प्रीवियस रूलर थे द गोविंदा थ्री ऑफ द राष्ट्रकूटास, उनका कंट्रोल हिमालयस तक जाता था, तो इनके बारे में भी कहा जाता है कि मिहिर भोजा का कंट्रोल कश्मीर तक जाता था। एंड यहाँ पर जब हम राष्ट्रकूटास की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर वाज अमोघ वर्षा। इनके पहले हम प्रीवियस सेशन के अंदर हम क्या जान चुके हैं, ऑन दी पर्टिकुलर कृष्णा वन। यहाँ पर अमोघ वर्षा की जब हम बात करें, अमोघ वर्षा को रीपातुंगा भी कहा जाता था एंड अशोका ऑफ द साउथ भी कहा जाता था। अशोका ऑफ द साउथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब देखो, जब भी हम किसी को किसी के नाम से पहचानने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ही इज़ द गांधी ऑफ टुडेज टाइम, तो वो मैं क्यों बोलूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अंदर शायद गांधी जी के कुछ लक्षण रहेंगे, इसी वजह से बोलूँगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें देखती हैं। तो हम अमोघ वर्षा को क्यों यहाँ पर अशोका ऑफ द साउथ कहते हैं, क्योंकि अमोघ वर्षा दक्षिण भारत में रूल कर रहे थे एंड अशोका जैसे ही ये पावरफुल थे, क्योंकि अशोका के बारे में हम प्रीवियस सेशंस के अंदर जान चुके हैं कि अशोका कितने पावरफुल थे, कितना एक्सपेंशन किया, कलिंगा युद्ध में क्या किया, उसी हिसाब से अमोघ वर्षा भी थे। लेकिन अशोका जैसे कंपैशनेट थे, वैसे ही यहाँ पर ये भी कंपैशनेट थे। इनके अंदर भी टेम्परेंस था, इनके अंदर भी रिलीजियस टॉलरेंस था, ये भी दूसरे धर्मों को प्रोत्साहित करते थे। तो अमोघ वर्षा वाज दैट। तो अमोघ वर्षा ही सैट ऑन द थ्रोन एट द एज ऑफ 14 एंड इट टुक 8 years फॉर हिम टू स्टेबलाइज हिज किंगडम। क्यों? क्योंकि इनका जो साम्राज्य था वो इस हद तक ये कन्नौज के लिए लड़ रहा था कि बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने बर्बाद कर दिया था। एंड जो डेक्कन एरिया है, अगर आप देखेंगे तो डेक्कन एरिया जो है वो हार्ड रॉक्स हैं, वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो दैट इज़ वाई इनको इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो इतने ज़्यादा हार्ड फाइनेंसेस के बावजूद भी इतना बार लड़ा गया, तो दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द राष्ट्रकूटास। ही फॉलोड जैनिज्म, जैसे हमने देखा था कि इन्होंने क्या किया था, कल्ले खाना किया था, ही कन्वर्टेड इट। एंड सुलेमान जो कि एक मर्चेंट था अरब वर्ल्ड का, उन्होंने ये कहा था कि ये जो व्यक्ति हैं अमोघ वर्षा, ही वॉज द 4 ग्रेट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड।
मतलब 4 ग्रेट राजाओं में से एक राजा जो हैं वो हैं ये व्यक्ति। सो यही है साथियों इस कन्नौज ट्रायंगल की पूरी कहानी, जिसके अंदर हमें ये चीज जानना होता है कि भाई हर्षवर्धन के बाद कैसे ये 3 डायनेस्टीज राइज हुए, फिर उसके बाद ये 3 डायनेस्टीज के मेजर रूलर्स कौन होते हैं, फिर ये 3 डायनेस्टीज कैसे एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक लड़ते हैं, और जब वो इतना लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई के अंदर कैसे एक जो है वो दूसरे को डिफीट करता है, फिर दूसरा पहले को डिफीट करता है, फिर तीसरा दूसरे को डिफीट करता है, और ये जो सिलसिला है वो चलते चले जाता है, जिसके वजह से इनको एहसास नहीं होता कि ये अपनी खुद का जो रिसोर्सेज है उसको बर्बाद कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ द कन्नौज ट्रायंगल हैपेंस। तो इसी के साथ साथियों इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे, एंड आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। Until then, stay safe, take care, and study well, my dear friends. See you up. Jai Hind, Jai Bharat. Veranda IAS, where your dream becomes reality.